भारत की ऑपोजिशन पार्टीज कॉमन टैक्स पेयर्स के पैसे को आग लगा के पॉलिटिकल रोटियां सेकने की तैयारी कर रही हैं। इनकी एक डिमांड देश को वापस उस डेंजर की तरफ ले जा रही है जिससे बड़ी मुश्किलों के बाद हमें निकाला गया था। आरबीआई से लेकर अलग अलग इकोनॉमिस्ट इसी बात को ओपनली अपोज कर रहे हैं। इनफैक्ट रघुराम राजन जो यूजुअली बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं वो भी इसमें ऑपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की डिमांड। आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि इससे देश को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और जो डेटा मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं वो शायद आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग भी लग सकता है, और इसीलिए आपको ये थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए। आइए देखते हैं। बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजधानी दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन की। इस बार वही सरकार है जो हमें पुरानी पेंशन दे। कि हमारी सरकार बनेगी 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है, इकोनॉमी खराब हो जाएगी। Returning to OPS is probably going to be extremely impossible. बात शुरू करते हैं ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से। ओपीएस के थ्रू रिटायरमेंट के टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी बेसिक सैलरी मिल रही होती है उसका 50% उन्हें मंथली बेसिस पर पेंशन की तरह मिलना शुरू हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हर साल इंक्रीमेंट भी करती है, और इस पेंशन पर गवर्नमेंट ना कोई टैक्स लेती है और ना ही इसके लिए अलग से गवर्नमेंट के पास फंड होता है, और ये पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट को मिलती है। तो इस पेंशन के लिए पैसा कहां से आता है? हम और आप जैसे जो टैक्स पेयर्स काम करते हैं उसी से गवर्नमेंट हर साल अपने बजट में पेंशन के लिए कुछ पैसा एलोकेट कर देती है, और जिन लोगों को पेंशन मिल रही है वो रिटायर हो चुके हैं तो उनका इस पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये पेंशन काफी अनसस्टेनेबल थी, इसीलिए इसे 2004 में बंद कर दिया गया और न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च करी गई। कैग हर साल अपने एक अकाउंट्स एट ए ग्लांस नाम से रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये उसकी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसके पेज नंबर 28 पर देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मिलता है। इसके हिसाब से सरकार का हर साल खर्चा होता है 1.5 लाख करोड़ का, और उसमें 40,000 करोड़ जाता है सैलरी पर और 20,000 करोड़ जाता है पेंशन पर। यानी सरकार का 40% खर्चा सिर्फ सैलरी और पेंशन पे जाता है। अकेले पेंशन में देखें तो सरकार का 13% खर्चा सिर्फ इसी में हो रहा है। देश में आज 70 लाख से ज्यादा लोग पेंशनर है, यानी 0.5% से भी कम पॉपुलेशन है जिस पर देश का 13% पैसा खर्च हो रहा है, और ये खर्चा हर साल बढ़ता जा रहा है। और ये सिर्फ मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के नंबर बता रहा हूं। जब आप स्टेट वाइज डेटा देखोगे तो और शॉकिंग डेटा मिलेगा। आरबीआई हर साल स्टेट ऑफ द स्टेट नाम से एक रिपोर्ट निकालता है। इसके लेटेस्ट रिपोर्ट के पेज नंबर 16 पर लिखा है कि ऑन एवरेज सारे स्टेट्स अपने अपने खर्चे का 29% सैलरीज पर और 13% पेंशन पर खर्च कर रहे हैं। ये एवरेज नंबर है। इसके अलावा कुछ स्टेट में तो 20 से 21% भी ये नंबर टच कर जाता है। 1980s में नंबर सिर्फ 2% होता था। एक बार सोच के देखो कितना बड़ा जंप हुआ है सिर्फ पिछले 40 सालों के अंदर। अब क्योंकि हर साल सरकारी नौकरी से लोग रिटायर होते हैं इसीलिए ये खर्चा हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ये कितना बढ़ सकता है इसके लिए आप हिस्टोरिक डेटा देख सकते हो। पिछले 30 साल का डेटा देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो पेंशन का खर्चा है वो 58 यानी 58 टाइम्स बढ़ा है, और स्टेट्स के लिए नंबर 125 टाइम्स बढ़ा है। और इतनी सारी पेंशन के लिए सरकार के पास पैसे मैजिकली तो आ नहीं रहे, ना ही इसके लिए कोई अलग से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये सारा का सारा पैसा हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही दिया जा रहा है। और अगर हर साल ये खर्चा ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सरकार को अपनी सारी स्कीम बंद करके सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब्स की सैलरी और पेंशन पर अपना खर्चा करना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ एक और प्रॉब्लम है। इसमें बस सरकारी नौकरी वाले लोगों को बेनिफिट मिलता है। आज देश के अंदर आप देखें तो 35 लाख लोग सरकारी नौकरी में, जो कि टोटल ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स का सिर्फ 8% है। यानी लगभग 90-92% जो ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स में लोग हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कोई पेंशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता है। और यह प्रॉब्लम सरकार आज से 20 साल पहले ही आइडेंटिफाई कर चुकी है। इसीलिए 2003 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट ओएसिस। इसमें एनालाइज किया गया कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और इसके बाद 2004 में शुरू की गई नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे आप न्यू पेंशन स्कीम भी बोल सकते हो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2004 के बाद जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ न्यू पेंशन स्कीम ही मिलती है। अब जो लोग इससे पहले गवर्नमेंट सर्विसेज में थे वो भी एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, लेकिन 2004 के बाद वाले एम्प्लॉयज को ओपीएस नहीं मिल सकती है। ये एनपीएस स्कीम क्या है ये समझने से पहले आपको पेंशन के बारे में एक चीज समझनी पड़ेगी। मैंने अभी जो आपको पेंशन के डेटा बताया वो लेटेस्ट है, और मैं कह रहा हूं 2004 में बंद हो चुकी है। तो ये क्या मामला है? देखो, पेंशन ना हमेशा रिटायरमेंट के बाद मिलना शुरू होती है, और एक एम्प्लॉय एटलीस्ट 35-40 साल तक तो जॉब करता है। इसीलिए जो एनपीएस वाले लोग हैं वो ज्यादातर 2034 या 2044 में रिटायर होंगे, तब इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और तब तक
जो भी लोग रिटायर हो रहे हैं वो 2004 के पहले ज्वाइन कर चुके थे, तो उनकी डेथ होने तक जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका खर्चा सरकार भरती रहेगी। और इसीलिए एनपीएस स्कीम आने के 20 साल बाद भी सरकार का जो पेंशन वाला खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग हैं। अब बात करते हैं एनपीएस की। इसने ना ओल्ड पेंशन स्कीम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है। ओल्ड पेंशन स्कीम में बस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड थे, लेकिन एनपीएस में प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो 90-92% वर्कफोर्स इस पेंशन का बेनिफिट नहीं ले पा रही थी, उसको भी अब ये बेनिफिट मिल सकता है। ये जो ओपीएस थी, इसमें सरकार अपनी पॉकेट से रिटायर्ड एम्प्लॉय को पैसे देती है, यानी कि हमारे आपके टैक्स पेयर मनी से पैसे देती है। जो भी उनकी लास्ट सैलरी रहती है उसका 50% उन्हें पेंशन मिलने लगता है। लेकिन एनपीएस में हर एक एम्प्लॉय को अपने लिए एक फंड तैयार करना होता है, और इसमें सरकार भी एम्प्लॉय के साथ साथ बराबर कंट्रीब्यूट करती है। एनपीएस में आप अपनी नौकरी करते हुए हर महीने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इन्वेस्ट करते हो, और उतना ही अमाउंट आपके साथ आपका एम्प्लॉयर भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये अमाउंट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। ये सारा का सारा पैसा पीएफआरडीए के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और इस अमाउंट पर सरकार इनकम टैक्स भी नहीं लेती है। 30-35 साल की नौकरी के बाद जब एनपीएस का पैसा इन्वेस्ट आप करते रहते हो, तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपके पास अपना एक बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है, और इसका 60% तक पैसा आप टैक्स फ्री एक साथ विड्रॉ कर सकते हो, और जो बाकी 40% बचता है वो इन्वेस्टेड रहता है, और इसी से ही आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ये काफी सस्टेनेबल तरीका है, क्योंकि इसमें हर साल रिटायर होने वाला जो भी एम्प्लॉय होगा उसके लिए सरकार को अलग से पैसे नहीं लाने पड़ेंगे। उस एम्प्लॉय का अपना एक फंड ऑलरेडी तैयार हो चुका होगा, और उससे ही उसके पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू बेसिकली प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी पेंशन का बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्स पेयर का पैसा भी पेंशन के लिए नहीं खर्चा होगा, और हर साल एनपीएस के फंड के थ्रू जो मार्केट में इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा होगा उससे इकोनॉमी को भी फायदा मिलता है, और इसीलिए ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह बन जाती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखो तो सरकार पर एक्स्ट्रा बर्डन भी इसकी वजह से पड़ रहा है। एक तरफ ओपीएस वाले जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन जा रही है, और दूसरी तरफ एनपीएस वाले जो करंट एम्प्लॉयज हैं उनके साथ सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, जब सिर्फ एनपीएस वाले लोग रिटायर्ड होने के लिए बचेंगे, तब सरकार का जो पेंशन पर खर्चा है वो काफी कम होता चला जाएगा, क्योंकि एनपीएस में हर एम्प्लॉय अपनी अपनी पेंशन के लिए अपना अपना सरकार के साथ इन्वेस्ट करके फंड तैयार कर चुका होगा। अगर आप मार्च 2023 का डेटा देखो तो एनपीएस में 1.7 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 27% लोग प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं। इसके अलावा 4.7 करोड़ लोगों ने अटल पेंशन स्कीम में भी एनरोल किया हुआ है। ये एक अलग स्कीम है जिसमें मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग जो इनकम टैक्स लिमिट से भी कम कमाते हैं। लेकिन अगर देश की इकोनॉमी के लिए देखो तो एनपीएस काफी सस्टेनेबल और बेटर स्कीम नजर आ रही होगी आपको। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो ओपीएस उनके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि ओपीएस में मंथली सैलरी से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, और रिटायरमेंट के टाइम ये पक्का पता है कि जो भी लास्ट सैलरी रहेगी उसका 50% पेंशन के लिए मिल जाएगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो इसके लिए अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज इसी बात का फायदा उठा रही हैं, क्योंकि इस बात का पॉलिटिकल बेनिफिट बहुत ज्यादा है। हिमाचल और पंजाब का इलेक्शन आया तो कांग्रेस और आप ने इसका प्रॉमिस कर दिया कि हम यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे, वो जीत भी गए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान और झारखंड, इन तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है, यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि हम वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम ला रहे हैं। और इसी वजह से इस सबको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है कि न्यू पेंशन स्कीम में ये भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि ओपीएस की तरह एनपीएस के अंदर भी हम 40 से 45% आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, जो भी आपकी लास्ट सैलरी होगी उतनी आपको पेंशन मिल सकती है। मतलब एनपीएस के लिए एम्प्लॉय को इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन जब उसका रिटायरमेंट होगा तब सरकार कहती है कि आपका जितना भी पैसा जमा हुआ हो, अगर वो कम पड़ रहा है तो सरकार एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर देगी, और ये इंश्योर करेगी कि जो आपकी लास्ट सैलरी है उससे 40-45% आपको हर महीने सैलरी मिलती रहे। लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह एक्स्ट्रा पैसा टैक्स पेयर के मनी से लेकर इस पेंशन पर खर्च करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकली बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिकली ये काफी ज्यादा डेंजरस है। एक पार्लियामेंट्री पैनल के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ और झारखंड और राजस्थान में जहां पर ओपीएस वापस लागू की गई है, इससे एक्स्ट्रा 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, और अगर ओपीएस पूरे देश में लागू कर दी जाए तो एक्स्ट्रा बर्डन 31 लाख करोड़ रुपए पर आ सकता है, यानी कि पेंशन पर जो अभी टोटल खर्चा हो रहा है उससे 2.5 गुना ये बढ़ जाएगा। और इसीलिए आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में ओपीएस लगाने वाले स्टेट्स को ओपनली क्रिटिसाइज किया है। आरबीआई ने ना इन स्टेट्स के खेल को भी एक्सपोज किया है। समझाता हूं कैसे, देखो ध्यान से सुनना। एनपीएस स्कीम में गवर्नमेंट को करंट एम्प्लॉयज के साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है, और अभी ओपीएस वाले रिटायर हो रहे हैं तो उनकी पेंशन भी सरकार दे रही है। तो जिन स्टेट में एनपीएस बंद हो गई है वहां पर जो करंट एम्प्लॉयज के साथ इन्वेस्टमेंट चल रहा था उतना पैसा सरकार का बच जाएगा, इसीलिए जो ओवरऑल इनका एक्सपेंस होगा वो शॉर्ट टर्म में कम हो जाएगा। लेकिन ओपीएस अनसस्टेनेबल है, मैंने अभी आपको डेटा दिखाया, तो लॉन्ग टर्म में ये अपने स्टेट की इकोनॉमी को एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं, और ये सारी एनालिसिस आरबीआई ने अपनी खुद की रिपोर्ट में
लिखी है। इवन रघुराम राजन जी, जो ओपनली सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे इश्यूज पर क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने भी बोल दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बेकार थी, तभी तो उसको हटाया गया है और इसे वापस लाने का कोई फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पर प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उन्होंने भी काफी ओपनली ओल्ड पेंशन स्कीम को क्लियरली अपोज किया है। तो आरबीआई इसके अगेंस्ट है, इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट है, इवन वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं वो भी ओपीएस का अपोज कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसकी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनका उसमें पर्सनल फायदा है, लेकिन इस स्कीम के इकोनॉमिक डेंजर्स को समझते हुए भी ऑपोजिशन पार्टीज ओपनली पॉलिटिक्स की वजह से इसको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें बस अपने वोट बैंक से मतलब है। वो 0.5% पॉपुलेशन पर टैक्स पेयर का 13% पैसा खर्च होने देना चाहती हैं, क्योंकि इससे वो इलेक्शन जीत सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो आपके पैसे को जलाकर उसमें सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह की जो रिसर्च वाले वीडियो होते हैं ना, वो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे ना वीडियो आगे रेकमेंड होगा। और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाना। और ऐसे और वीडियोस चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, तो उसे देख लो, सब्सक्राइब कर लो आगे के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।